नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान मौसम की परवाह किए बिना सभी के लिए अनाज उगाते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। यही किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण भी करते हैं और अगर वही गरीब होंगे तो देश की प्रगति नहीं हो सकती। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अधिक उत्पादन के लिए हल्दी की फसल में जरूरी कार्य। अब बिना मिट्टी के भी उगा सकेंगे सब्जियां। किसान भाइयों, मसाला उत्पादन में हल्दी का प्रमुख स्थान है। इसका अच्छा उत्पादन तभी संभव है जब इसमें भी जाने वाली शस्य क्रियाएं समय से की जाए। तो जिन किसान भाइयों ने हल्दी की खेती की है, उनकी फसल इस समय कंद बनने की अवस्था पर है। ऐसे में फसल में कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, आइए इस बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर लीला बोरा से। इस समय जो किसान भाइयों ने हल्दी लगाई है, तो हल्दी के लिए तो जो बरसात का सीज़न है, इसमें बहुत ज़्यादा घासें आती हैं और ये जो मेनली जो वीड्स हैं, खरपतवार है, इस समय पे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसका प्रिकॉशन ये है कि प्रॉपर निराई गुड़ाई है, अगर महीने में एक बार निराई गुड़ाई करा ले तो अच्छा रहता है। किसान भाइयों, हल्दी की फसल में उर्वरक डालने से पहले खरपतवार को निकाल देना चाहिए। बुआई से 40 और 90 दिनों के बाद खरपतवार निकालने तथा उर्वरकों के डालने के बाद यदि प्रकंद खुले हुए दिखाई दे तो उनके ऊपर मिट्टी डालकर उसे ढक देना चाहिए, ताकि कंद अच्छी तरह से वृद्धि कर सके। इसके बाद बात आती है सिंचाई प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में जल निकास की उचित व्यवस्था करें, जिससे फसल में जल भराव ना हो सके। अगर वर्षा का अंतराल अधिक हो तो आप अपनी फसल में नमी की कमी होने पर सिंचाई करें, जिससे आपकी फसल की अच्छी बढ़वार हो सके। बरसात का मौसम है, अगर पानी ऑलरेडी है, बारिश हो गई है, फिर तो हमें पानी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें यह है कि ज़्यादा पानी भी उपयुक्त नहीं होता, जिससे कि बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं। और अगर बाई चांस पानी कम है या बारिश नहीं हुई है तो आपको वीकली पानी लगाना है, जिससे कि गांठें सूखे ना और उनमें पर्याप्त नमी बनी रहे। और अगर आपने जैसे यूरिया, डीएपी, एमओपी जो आपने बेसल डोज दी थी, तो उसमें से जो यूरिया की 2 मात्रा होती हैं वो आपकी बची हुई होती है, क्योंकि 1/3 मात्रा ही आप अपने बेसल डोज जब खेत की तैयारी करते हैं उस समय देते हैं। लेकिन जो 2/3 मात्रा थी उसको मतलब बिजाई के एक महीने बाद मिट्टी चढ़ाने के टाइम पे और एक उसके बाद, यानी कि 2 बार हमने उसको बांट के हमने देना होता है। और जो बीमारी वगैरह हैं, अगर जैसे कि बताया है कि ब्लॉच है या ब्लाइट है, कोई भी बीमारी आती है तो उसमें 2 ही स्प्रे रिकमेंडेड हैं, ब्लाइटॉक्स 50 और इंडोफिल M45 400 ग्राम 200 लीटर ऑफ वाटर में प्रति एकड़ के लिए वो आप स्प्रे कर सकते हैं अगर आपको दिखता है। हल्दी की फसल में प्रकंद विगलन रोग बहुत अधिक नुकसान करता है। ये मिट्टी एवं प्रकंद जनित रोग हैं। इस रोग में सबसे पहले पत्ती के किनारे सूखने शुरू होते हैं, जो बाद में पूरी तरह पत्ती पर फैल जाते हैं। फिर ये रोग बढ़कर प्रकंदों को भी अपनी चपेट में ले लेता है, जिससे प्रकंदों का रंग चमकीला हल्की संतरे से बदलकर भूरे पड़कर गलना शुरू हो जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले रोग ग्रसित पौधे को उखाड़कर नष्ट कर दें। उसके उपरांत मैंकोजेब दवा की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर ड्रेंचिंग करें। किसान भाइयों, हल्दी की फसल में एक कीट आता है जिसे हम तना भेदक कीट कहते हैं। ये कीट हल्दी की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों में प्रमुख कीट हैं। इसका लार्वा तने को भेदकर उसके आंतरिक कोशों को खा लेता है तथा पौधे के ऊपरी भाग की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। इसके लार्वे हल्के भूरे रंग के होते हैं।
यदि फसल पर कीट के शुरुआती लक्षण दिखाई दें, तब कीटनाशक क्यूनोलफॉस दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल में 21 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करना अधिक प्रभावशाली होता है। मेरी तो सलाह यही रहेगी कि अपनी फसल की अच्छे से देखभाल करें और बहुत अच्छी फसल है, मसाले के लिए और घर के लिए भी प्रयुक्त करें। ऑयल, ओलियोरेजिन, कुरकुमिन कंटेंट है, आदि बीमारियों से आपको ये क्रॉप वैसे ही बचाती है। आपको डॉक्टर के पास के खर्चे और बहुत सारी चीज़ें इससे बच जाती है। तो अपने घर में भी यूज़ करें और स्वच्छ हल्दी बिना मिलावट की सब लोगों को भी वितरित करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। राज्य में अब बिना मिट्टी के भी उगा सकेंगे किसान अपनी मनपसंद की सब्जियां। जी हां, अब बिना मिट्टी के भी किसान उन्नत तकनीक यानी कि हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से सब्जियां पैदा कर सकते हैं। ऐसे में आप बिना जमीन के घर, बंगले में आसानी से इस तकनीक को किचन गार्डनिंग के रूप में काम में ला सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस तकनीक से उगाई जाने वाली सब्जियां कीट रोग रहित होती हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक क्या है और ये किसानों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, आइए जानते हैं कृषि अभियंता विकास कुमार सिंह से। देश के लगभग सभी क्षेत्रों में शहरीकरण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे खेती की जमीन कम होती जा रही है। इससे भविष्य में खाद्यान्न उत्पादन पर असर भी पड़ सकता है। हालांकि बदलते दौर में पैदा होने वाली नई चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक लगातार शोध कार्यों में जुटे रहते हैं और इन्हीं प्रयासों से अब वैज्ञानिकों ने बिना मिट्टी के खेती करने की तकनीक विकसित की है। इस तकनीक को सॉइललेस कल्टीवेशन कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने इसे हाइड्रोपोनिक्स यानी जल कृषि नाम दिया है। इसमें क्या करते हैं हम, सॉइललेस कल्टीवेशन इसको बोलते हैं, बिना मिट्टी की खेती, यानी कि इसमें आपको मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके 3 तरीके होते हैं। एक तो होता है सबस्ट्रेट कल्चर। सबस्ट्रेट कल्चर में हम आपका जो कुछ सॉइललेस सबस्ट्रेट होते हैं, जैसे कि आपका वर्मी कंपोस्ट हो गया, कोकोपीट हो गया, परलाइट हो गया, जियोलाइट हो गया, ये सारी चीज़ें हम यूज करके एक फिक्स मात्रा में यूज करते हैं और उसको उपयोग करके हम खेती उसमें करते हैं, क्रॉप लगाते हैं। तो एक तो आपका ये तरीका हो गया। दूसरा हो गया कि हाइड्रोपोनिक्स, ये खेती का अभी सबसे एडवांस तरीका माना जाता है हाइड्रोपोनिक्स। इसमें कि आपका सिर्फ मिट्टी बिल्कुल नहीं यूज करते हैं हम आपका पानी यूज कर सकते हैं। पानी में ही आपका एक सिस्टम इस तरह से होता है कि हमारा जो क्रॉप है, जो प्लांट्स लगे हुए हैं, वो प्लांट्स को हम सिर्फ पानी में, उसकी जड़ें सिर्फ पानी में डूबी हुई रहती हैं और पानी में ही हम आपका जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे आपका वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, ये सारे जो उर्वरक हैं, ये पानी में ही घोल के, और वो पानी लगातार मूव करता रहता है और वो सर्कुलेट होता है। वो पानी वही घूम करके आता है, फिर वो फिल्टर करके हम उसको फिर से उसमें न्यूट्रिशन घोल करके और फिर से वो हम जो आपका प्लांट सिस्टम है उसमें उसको फ्लो कराते हैं। तो इसमें आपका एक तो पानी का जितना आपका ट्रेडिशनल माध्यम से पानी की जितनी खपत होती है, उसका 10 से 15% पानी में ही सिर्फ हम ये खेती कर लेते हैं। इसमें आपका नाइट्रोजन भी, आपका जो जितना भी आपका उर्वरक है वो भी वेस्ट नहीं होता है, पानी की भी इसमें बहुत ज़्यादा बचत होती है। इजराइल, जापान, चीन और अमेरिका आदि देशों के बाद अब भारत में भी यह तकनीक दस्तक दे चुकी है। इसकी सफलता को देखते किसानों के बीच इस तकनीक की मांग तेजी से बढ़ रही है। किसान इस तकनीक से खीरा, टमाटर, पालक, गोभी, शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी जैसे फसलों को उगा सकते हैं। इस तकनीक से खेती करने में मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। इसे केवल पानी में या लकड़ी का बुरादा, बालू अथवा कंकड़ों को पानी में डाला जाता है। उसके बाद अन्य इंतजाम करने होते हैं। सामान्यतया पेड़ पौधे अपने आवश्यक पोषक तत्व जमीन से लेते हैं, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए पौधों में एक विशेष प्रकार का घोल डाला जाता है। अगर हाइड्रोपोनिक्स की, जहाँ मैंने आपको बताया किसान भाइयों कि हाइड्रोपोनिक्स किस मतलब, ये जो फिगर आप देख रहे हैं
इस तरह से हाइड्रोपोनिक का ये एक सिस्टमेटिक मॉडल है, जिसमें यहाँ पर एक टैंक होता है और एक ट्रे होती है जिसमें कि प्लांट्स जो है फिक्स किए हुए रहते हैं। और ये जो आप पॉट दिख रहे हैं, इनमें मिट्टी नहीं होती है, ये सिर्फ ट्रफ होता है जिसमें कि प्लांट्स को फिक्स किया हुआ रहता है। और नीचे में ये जो आपका पानी है, ये इसमें न्यूट्रिएंट्स भी घुला हुआ है और वो एक पंप के माध्यम से यहाँ जाकर के ऊपर में छोड़ा जाता है और ये फ्लो करता रहता है। तो इसकी जो रूट्स होते हैं वो यहाँ पानी में सिर्फ डिप हुए रहते हैं और यहीं से ये पानी और न्यूट्रिएंट्स आपका एब्जॉर्ब करते रहते हैं और ये पानी भी आपका सर्कुलेट होता रहता है। यही पानी हम फिर से इसको फिल्टर करके यूज करते रहते हैं, जिससे कि आपका पानी की खपत भी जो ट्रेडिशनल माध्यम से है उसका मात्र 10 से 15% पानी की खपत होती है और फर्टिलाइज़र भी आपका करीब 25 से 30% ही फर्टिलाइज़र की खर्चा लगता है। इस तरह से आपका जो लागत है खेती का वो भी कम हो जाता है। किसान भाइयों, जहाँ तक इसके खर्च की हम बात करें तो इसमें आपका अगर आप अपने पर्सनल लेवल के लिए इसको यूज़ करते हैं, जैसे जो लोग नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, आम ना लोग हैं, वो भी इसको कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया, तो अगर वो लोग इसको यूज करते हैं हाइड्रोपोनिक सिस्टम या आपका सबस्ट्रेट कल्चर यूज करते हैं अपने पर्सनल लेवल के लिए, तो इसमें आपका 20 से 25 हज़ार रुपये का खर्चा आता है छोटे लेवल पे करने के लिए। इसमें आपका एक प्लांट का ट्रे सिस्टम आता है, वो चाहिए और कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए और एक पंप छोटा चाहिए जो कि वाटर को सर्कुलेट करे। तो आपका 25,000 30,000 इससे ज़्यादा खर्च इसमें नहीं पड़ता पर्सनल लेवल के लिए। 100 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए इसका जो खर्च आता है करीब आपका 70 से 80 हज़ार रुपये या 1 लाख रुपये तक इसका खर्च पड़ता है 100 से 150 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए, जिसमें आपका जो रिटर्न आता है वो पूरे साल, अगर इसका आप 3 क्रॉप इसमें आप ले सकते हैं, 2 से 3 क्रॉप इसमें ले सकते हैं पूरे साल में, वो आपका रिटर्न आपका 1.5 से 2 लाख रुपए तक उतने एरिया से आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये कि थोड़ा सा इसको आपको प्रिसाइजली देखना पड़ेगा कि किस तरह से आपका जो पानी फ्लो कर रहा है, तो उसका आपका पीएच और ईसी दो चीज़ें ऐसी होती हैं कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पीएच और ईसी आपके पानी का मेंटेन रहे। बाकी आपको किसी तरह की बीमारी और ये सब बहुत ही कम आती है, क्योंकि ये इंडोर सिस्टम में होता है पूरा आपका पूरा प्लांट जो इंडोर सिस्टम में रहेगा, जिस वजह से बीमारियां और रोग बहुत कम इसमें लगने के चांसेस होते हैं। हाइड्रोपोनिक्स के तकनीक के कई लाभ हैं, जैसे इस तकनीक से बेहद कम खर्च में पौधे और फसलें उगाई जा सकती हैं। एक अनुमान के अनुसार 5 से 8 इंच ऊंचाई वाले पौधों के लिए प्रति वर्ष 1 रुपए से भी कम खर्च आता है। इस तकनीक में पौधों को आवश्यक पोषक तत्व काफी कम मात्रा में लगते हैं। परंपरागत बागवानी की अपेक्षा हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से बागवानी करने पर पानी का 20% भाग ही पर्याप्त होता है। यदि हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है तो कई तरह की साग सब्जियां बड़े पैमाने पर अपने घरों और बड़ी बड़ी इमारतों में ही उगाई जा सकेंगी। इस विधि से पैदा किए गए पौधों और फसलों का मिट्टी और जमीन से कोई संबंध नहीं होता, इसलिए इनमें बीमारियां कम होती हैं और इसलिए इनके उत्पादन में कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। इस तकनीक से उगाई गई सब्जियां और पौधे अधिक पौष्टिक होते हैं। इस विधि से उगाई गई फसलें और पौधे आधे समय में ही तैयार हो जाते हैं। जमीन में उगाए जाने वाले पौधों की अपेक्षा इस तकनीक में बहुत कम स्थान की आवश्यकता होती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। धान की कुछ किस्में जिनकी बालियां सितंबर महीने में निकलती हैं, उसमें गंधी कीट के प्रकोप की संभावना अधिक रहती है। ये कीट धान में फूल बनने और दूध बनने की अवस्था पर नुकसान पहुंचाता है, जिससे बालियों में दाने नहीं बनते हैं। इसलिए आप इस कीट की पहचान कर रोकथाम किस तरह से करें, आइए इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये विशेष प्रस्तुति। धान की अधिकतर फसलें इस समय कल्ले और गोभ की अवस्थाओं पर हैं। लेकिन जिन किसानों ने कम अवधि वाली किस्मों की खेती पहले की है, उनकी फसल में बालियां निकलनी शुरू हो गई हैं। यह फसल सितंबर के अंत तक तैयार भी हो जाएगी, लेकिन सितंबर में बालियां निकलने के चलते गंधी बग कीट का प्रकोप ज्यादा होता है।
इसीलिए किसान भाई सतर्क रहें। यह कीट फूल से लेकर बाली निकलने की अवस्था तक फसल को नुकसान पहुंचाता है। इसका वयस्क हल्का पीलापन लिए हुए होता है। इनका जीवन चक्र 15 से 20 दिन का होता है। शिशु और पौध दोनों ही धान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पौध से नुकसान होता है। इसकी मादा कीट पीले हरे रंग की होती है। मादा कीट मध्य पत्तियों के पास दिखाई पड़ती है और दुग्धावस्था पर दाने से रस चूस कर खोखला कर देती है, जिससे बालियों के कुछ दाने सूख जाते हैं और उपज में कमी आ जाती है। जिस खेत में इस कीट का प्रकोप होता है, उस खेत से एक विशेष दुर्गंध आती है, जिससे पता चलता है कि धान की फसल में गंधी बग कीट का प्रकोप हो गया है। किसान भाइयों, आइए इसके नियंत्रण के बारे में जानते हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए कोई जैविक कीटनाशी अधिकतर कारगर नहीं है, इसलिए रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग ही अच्छा विकल्प है। कीटनाशक के रूप में आप मिथाइल पैराथियान धूल की 25 किलोग्राम मात्रा का प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें, लेकिन बेहतर नतीजे के लिए सुबह 8 बजे से पहले या शाम के 5 बजे के बाद ही भुरकाव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम लखेरा, जिला हनुमानगढ़ के कृषक सुदामा लाल ने। यह अरंडी की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुदामा लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अरंडी की फसल तेल वाली फसलों के अंतर्गत आती है। इसका तेल बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये खाने के काम में नहीं आता। अरंडी के तेल का इस्तेमाल डाई, डिटर्जेंट, दवाएं, प्लास्टिक के सामान, स्याही, पॉलिश, पेंट और लुब्रिकेंट बनाने में होता है। एक अनुमान के मुताबिक अरंडी से 250 प्रकार की सामग्री तैयार की जाती है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा अरंडी पैदा करने वाला देश है। इन सब को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के किसान भाई कम पानी वाले क्षेत्रों में अरंडी की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं। इसी लाभ को ध्यान में रखते हैं जिन किसान भाइयों ने अरंडी की बुआई की, उनकी फसल बढ़वार की अवस्थाओं पर है। इसकी आगे भी अच्छी बढ़वार हो और आने वाले दिनों में अच्छी पैदावार मिले, इसके लिए इस समय कुछ पहलुओं पर ध्यान देना होगा, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो अक्सर अरंडी की बुआई के बाद फसल के साथ साथ कई तरह के खरपतवार उग जाते हैं, जो फसल से खाद, पानी और प्रकाश से प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो खरपतवारों को समय पर खेत से निकालना बेहद जरूरी होता है। इसके लिए किसान पहली निराई गुड़ाई बुआई के 30 से 35 दिनों बाद करें। इसके बाद 55 से 60 दिनों पर करें। इसके बाद आवश्यकता अनुसार समय समय पर खेत से खरपतवारों को निकालते रहना चाहिए। किसान भाइयों, अरंडी फसल की अच्छी बढ़वार तभी होगी जब पौधों को समुचित मात्रा में पोषक तत्व मिलेगा। तो अरंडी की फसल के लिए किसान कौन सा पोषक तत्व लें और कितनी मात्रा में फसल में डालें, चलिए इस बारे में जानते हैं। नमस्कार, आज बात करेंगे अरंडी की फसल जो राजस्थान की भी मुख्य फसल है, उसमें समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि अरंडी की अच्छी उत्पादकता के लिए कौन से पोषक तत्व जो है, उर्वरक है या कार्बनिक और अकार्बनिक, जो उसको सिफारिश के लिए उसके उपज और तेल की मात्रा में सात्विक वृद्धि के लिए चाहिए। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर, ये 4 तत्व अरंडी में अच्छे उत्पादन के लिए जरूरी है। और चारों की जो सिफारिश मात्रा है वो सिंचित क्षेत्र के लिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास और 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर है।
नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुआई से पहले ड्रिल और ऊर करके देवे। बची हुई शेष 50% जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको 2 बराबर भागों में विभाजित करके 35 और 90 दिन की अवस्था पर सिंचाई के साथ, सिंचाई से पहले जब है उस समय आप खड़ी फसल में दे सकते हैं। अगर एरिया S सिंचित है तो उस अवस्था में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देवें। उसमें से आधा नाइट्रोजन और संपूर्ण फास्फोरस और पोटास की मात्रा बुआई से पहले ऊर करके ड्रिल करके देवे। बची हुई नाइट्रोजन की आधी मात्रा है वो फसल की 30 दिन की अवस्था पर उसको देवे। अगर आपको नाइट्रोजन की मात्रा अगर ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत आपकी खेती है और अरंडी को ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत लगाया गया है तो नाइट्रोजन की 1/3 भाग को बुआई से पहले ऊर करके देवे। बचा हुआ 2/3 भाग है वो 4 भागों में विभाजित करके 35 दिन पर, 70 दिन पे, 90 दिन पर और 110 दिन पर, इस प्रकार 4 भागों में विभाजित करके अलग अलग अवस्था पर उसको ड्रिप सिंचाई के द्वारा अरंडी की फसल में देवे। और सल्फर की अगर बात करें तो सल्फर द्वितीयक पोषक तत्व है, तो सल्फर अरंडी एक मुख्य खरीफ की फसल है और तेल वाली फसल है, इसलिए जितनी भी तेल वाली फसलें हैं उनके तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए या क्वालिटी के लिए उसमें सल्फर की मात्रा चाहिए। अतः 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई से पहले सल्फर की पूर्ति के लिए अरंडी में जिप्सम के थ्रू देना सही रहता है। इसलिए 250 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर बुआई से पहले खेत में डालें और उसके बाद में अरंडी की बुआई करें, जिससे उपज और तेल की मात्रा में सार्थक वृद्धि होती है। किसान भाइयों, अरंडी की फसल में कभी कभी कीट रोगों का अधिक प्रकोप होता है, जिसके कारण पूरी फसल ही खत्म हो जाती है। यदि समय रहते कीट रोगों की पहचान करके नियंत्रण के उपायों को अपनाया जाए तो कीट रोगों को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। फ्यूजेरियम उखटा रोग, इस रोग से पौधे धीरे धीरे पीले होकर ऊपरी पत्तियां और शाखाएं मुरझा जाती हैं और पौधा सूख जाता है। रोकथाम के उपाय, इसकी रोकथाम के लिए रोग प्रतिरोधी किस्मों की बुआई करनी चाहिए और बीज को बोने से पहले कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। इसके अलावा उचित फसल चक्र अपनाएं। कैप्सूल बेधक कीट, ये कीट कैप्सूल को छेद कर पूरे बीज को खा जाता है। इसके बाद एक कैप्सूल से दूसरे कैप्सूल में चला जाता है, इस तरह से नुकसान करता है। इसके नियंत्रण के लिए क्यूनाल फॉस 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें तो आपकी फसल इस कीट से बच जाएगी और अच्छी पैदावार होगी। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।